कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि इस समय एग्जाम टाइम में आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों की जो परेशानी है उसी को कम करने के लिए मैं स्पेशल क्लासेस ये लेके आया हूँ। और क्योंकि ये जो समय होता है इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आंसर्स को लेके, रिविजन्स को लेके। तो बच्चों वो सारी चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बताता ही चुका हूँ और कई वीडियोस में मैंने भी ये बताया है कि कैसे रिवीजन करें, कैसे तैयारी करें, टाइम टेबल मैनेजमेंट, चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। बट आज इस समय इस क्लास में बहुत जरूरी है आप लोगों को ये जानना कि जब पेपर में हम जाएं, एग्जाम हॉल में जब हम बैठे तो आंसर्स कैसे करें। तो क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली 8 से 10 साल बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाया है, तो मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चों को आंसर्स को देखना चाहिए, किस तरीके से उनको आंसर्स लिखने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको इस समय बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे समझने के। तो आइए समझते हैं कि इस क्लास में कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो उस समय आपको कैसे आंसर लिखना है। तो इसी सीरीज में मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप्स करके बताया है कि पेपर एग्जाम हॉल में जब आप सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का जब पेपर आप खोलेंगे तो उस समय आपको किस टाइप के क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे और उनको लिखना कैसे है ये भी मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे कि मैंने सबसे पहले सेक्शंस ए जिसे खंड का बोलते हैं, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनका एक क्वेश्चन लिया है। याद रहे ये PYQ है पूरी तरीके से। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखिए जो टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप 1 यानी कि सेक्शन ए एग्जाम में जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं खोलते ही आपके सामने सेक्शन ए वाला सेगमेंट होता है। तो सेक्शन ए वाले सेगमेंट को आपको कैसे देखना है, तो देखिए, तो मैंने लिखा है टाइप 1 यानी कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर में फ्लक्चुएट होगा। तो देखिए इसमें मैंने बोला है इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है कि देश में परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन के महत्व की परख कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगा जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो याद रहे हमें पेपर में एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजी बना के चलना होता है, उतना ही लिखना होता है जितना डिमांड है। तो इसमें आप देखिए क्योंकि 2 नंबर में है तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है, जितना पूछा गया उतना। जो क्या बोला गया, देश में परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन के महत्व की परख कीजिए। बस मतलब आपको सिर्फ बताना है कि पाइपलाइन जो संसाधन के रूप में है वो है क्या, उसके महत्व को बताना है। तो देखिए, तो आपको बोलना है कि देश में आप उत्तर लिखेंगे देश में परिवहन के रूप में पाइपलाइन का महत्व अन्य संसाधनों की तरह ही मुख्य है। अब पहले ये बता दिया, ठीक है। फिर आप ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि आप बनाइए पाइपलाइन का एक डायग्राम, बताइए एक तो गैस के संचालन के लिए, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, बिजली के तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, पेट्रोल व डीजल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, टेलीफोन की तार को एक स्थान से दूसरे स्थान कनेक्टिविटी करने के लिए। ये पाइपलाइन मतलब जमीन के अंदर से होकर गुजरती लाइनें, तो इनका महत्व है। और फिर नीचे लिख देंगे पानी के संचालन के लिए, इंटरनेट की तारों के लिए। तो इन सब के लिए पाइपलाइन अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है। तो जब आप इतना बताएंगे तो बाकी की फिर वो बताने वाली मतलब मर्जी वाली बात आ जाती है, अगर आपको पॉइंट में बताना है। बट मेरा मानना ये है कि आप सारी चीजें एक एक करके लिख के नहीं, बस डायग्राम बनाइए और उसके महत्व को बता दीजिए। एग्जामिनर खुद पढ़ के समझ जाएगा कि इसका महत्व इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में इतना वेल एंड सफिशिएंट होता है। तो आपको बस 2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एक लाइन बता दीजिए कि किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, दूसरे में आप डायग्राम बनाइए, दैट्स इट। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस को आपको ऐसे टैकल करना है। ओके, अब देखते हैं कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है। तो अब ये अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी यानी खंड खा से, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस को लेके आता है। तो आपको बड़ी ही बारीकी से सेक्शन ए की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन बी की प्रैक्टिस करनी है, और जैसे मैं बता रहा हूं ना बस वैसे चलते चलो, आपके लिखने का तरीका सही हो जाएगा और आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन टैकल कर सकोगे, अच्छे नंबर ला सकोगे। अब देखिए सेक्शन बी खंड का टाइप 2, अब टाइप 1 आगे मैंने आपको बता ही दिया, अभी टाइप 2 क्या है। तो देखिए टाइप 2 में ये क्वेश्चन मैंने उठाया कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें, और डायरेक्टली 3 नंबर दे देगा आपको। तो आपको क्या लगाना है, दिमाग। क्या हमसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ अंतर स्पष्ट करने के लिए। और मैं आपको अपनी क्लासेस में कई बार बता चुका हूं कि आपको कीवर्ड्स पकड़ो। तो मेन कीवर्ड क्या है, अंतर स्पष्ट करना। तो देखो आपको पहले क्या करना है, इंट्रो दे देना, क्योंकि 3 नंबर का है तो आपको बताना है कि मैं लिखने क्या जा रही हूं या जा रहा हूं। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में ठीक है, अनेक
शाख आधारित होती हैं, यानी कि उनकी ना कुछ शाख आधारित होती है, चाहे औपचारिक स्रोत हो चाहे अनौपचारिक स्रोत हो, उनकी क्या होती है, वो शाख पे आधारित होती है, उनकी शाख आधारित होती है। औपचारिक स्रोतों में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से जितना भी लोन का लेन देन होता है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के लोग पेपर वर्क के अकॉर्डिंग करेक्ट होते हैं, ज्यादा पेपर वर्क होता है। गांव में लोग बाग इतना पेपर वर्क वगैरह नहीं करते, किसी का आधार कार्ड है, किसी का नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट है नहीं है, तो उस वे में मैंने समझा है। ठीक है, तो यह बोला है कि औपचारिक स्रोतों में मुख्यतः जो शाख आधारित होती है और औपचारिक स्रोत मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होता है और अनौपचारिक ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक होता है। और अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल तरीके से जो पैसों का लेन देन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना लोगों के पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होते। ज्यादातर जो लोग होते हैं गांव के वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या बोलो कि उनके पेपर में कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस दिखाई देता है, इसलिए अनौपचारिक तरीके से ऋण का लेना देना गांव में अधिक होता है। ऐसा नहीं शहरों में होता है, शहरों में भी होता है, लेकिन मैंने अगर मुख्यतः की बात की जाए ना तो देखो आपको क्या करना है, पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक तरफ लिख लेना है औपचारिक क्षेत्र, एक लिख लेना है अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक अनौपचारिक भी लिखोगे तो बैलेंस सफिशिएंट है। तो औपचारिक क्षेत्र यानी कि फॉर्मल तरीके से जब पैसा लिया जाता है तो पूर्ण रूप से बैंक पे आधारित होता है, यानी कि आप बैंक, किसी संस्था, किसी ग्रुप से ही पैसा लेते हो। दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया जाता है, यानी कि पेपर होने चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारे, तो ये सब औपचारिक क्षेत्र पे आते हैं। जमानती यानी कोलेटरल पर ऋण दिया जाता है, यानी कि जब आप उनके पास किसी प्रकार का कोई कोलेटरल रखते हो तभी आपको उसकी जितनी भी अमाउंट होती है उसके आधार पे आपको लोन दिया जाता है। कोलेटरल नहीं है तो भी गारंटीज पेपर और गारंटी चीजें रखी जाती है। और शर्त और पूरी तरीके से पेपर कार्य होता है। इसमें कई प्रकार की शर्तें होती हैं कि आपको महीने की इतनी तारीख तक ऋण की ईएमआई सबमिट करनी है, इतने पेपर वर्क होते हैं, गारंटी वाले गारंटियर्स लेके आओ, उस पे पेपर पे साइन करना। तो ये सब औपचारिक क्या है, ये सारे के सारे गिव फॉर्मल सेक्टर्स हैं, जिस तरीके से आप क्या करते हो, इनके अंतर स्पष्ट करो कि भैया ये होता है। और वहीं अगर हम बात करें अनौपचारिक क्षेत्र की, यानी कि अनौपचारिक ऋण लेने की, तो देखो घर, परिवार और रिश्तेदार, पहचान वालों और व्यक्तियों पर आधारित होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पैसा लिया जाता है ना, वो या तो गांव के किसी मुखिया से ले लिया पैसा या रिश्तेदारों से ले लिया पैसा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं। और ये सिर्फ जैसे जान पहचान है तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, इतना रुपया ले लो, 10% या 5% की ब्याज लगेगी, इतना पैसा इतनी तारीख तक को आप दे देना, कोई पेपर वर्क की नीड नहीं होती है, आधार कार्ड है नहीं है, बस जान पहचान ही काफी होती है। कोई जमानती की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का कोलेटरल नहीं रखा जाता है कि भाई एक, क्योंकि देखो गांव के समूह, गांव के जो मुखिया होते हैं वो गांव के लोगों को अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए वो लोग बस नाम के आधार पे ही पैसे दे देते हैं और उसकी वसूली भी वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कैसे लेना है नहीं लेना है, किसी के द्वारा भिजवा दिया, ठीक है, इस तरह से। और किसी प्रकार की कोई भी पेपर वर्क नहीं होता, सिर्फ ऐसा होता है कि सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ओके, कब तक लौटा दोगे, इतनी तारीख, ठीक है, ये लो पैसे, लौटा दे। कोई पेपर वर्क होता ही नहीं है। तो अगर आपसे डिफरेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, अंतर पूछा जा रहा है, तो आप इसी प्रकार से पहले छोटा सा इंट्रो देंगे, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र का क्या बनाएंगे, एक पूरा पूरा टेम्पलेट फॉर्म बना लेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपके एग्जाम में इस बार पेपर लिखने का तरीका बेटा यही होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका है, नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सभी बच्चे पूरी की पूरी कॉपी भर के आएंगे, ये लिखना वो लिखना फलाना लिखना। लेकिन अगर आप एक साइंटिफिक तरीके से अच्छे से आंसर्स को लिखते हो तो मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि आपके नंबर कहीं नहीं गए, जितने नंबर का होगा उतने नंबर मिलेंगे। तो ये है टाइप 3 क्वेश्चंस। बच्चों मैं पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं कि किस प्रकार से आप एक अच्छा उत्तर लिखें। तो प्लीज अगर आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग फील होती है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये और अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो मैंने डेडिकेट की है कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे, कैसे लिखे आप एक अच्छा उत्तर। तो इसीलिए मैंने सारी चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की, बस मैंने तरीका बताया है कि आंसर लिखना कैसे है, प्रैक्टिस करनी कैसे है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो सुनो, अब ये सेक्शन सी आ गया, इसमें टाइप 3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। टाइप 1 और 2 मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है उनके नंबर के अकॉर्डिंग। टाइप 3 में ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है बारीकी से सुनने की और ध्यान देने की।
देखो क्वेश्चन है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन को समझो, बोल रहा है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र बहुत अच्छा माना जाता है और सारे ही देश, ज्यादातर देश लोकतंत्र की व्यवस्था का ही समर्थन करते हैं, लोग भी लोकतंत्र ही चाहते हैं। तो उनके कारणों की व्याख्या करें कि लोकतंत्र में ऐसा क्या है जो लोग सबसे ज्यादा उसका समर्थन कर रहे हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो सुनो। उत्तर लिखना आप कि सारी दुनिया में लोकतंत्र एक ऐसा समूह है जिसमें सभी वर्ग और समुदाय अपनी अपनी संस्कृति, भाषा, स्थल आपस में बांटते हैं। देखो बच्चा, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। इसमें भाषा अलग हो, रूप अलग हो, रंग अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे तरीके से एक परिवार की तरह रहते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत तो ये है। तो इंट्रो पार्ट में आपको पहले वो बता देना है। ये एक प्रकार से टीम की तरह है, जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम होती है ना, उसमें भले ही सबके नाम अलग हो, रंग अलग हो, रूप अलग हो, लेकिन जब टीम में काम करते हैं, जब टीम बना के खेलते हैं, तो सबको एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है ना। तो यह बोला है ये एक प्रकार से टीम की तरह है जहां लोगों को एक दूसरे पर भरोसा है और मिलकर रहते हैं। तो लोकतंत्र, पहले तो अपने इंट्रो में बता दो कि लोकतंत्र भैया ये है, ठीक है। अब आपको बताना है लोकतंत्र के विचार, क्योंकि क्या बोला है, लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है। तो लोकतंत्र के विचार की हेडिंग बनाओ। अब इसके पॉइंट्स बना दो कि लोकतंत्र का पहला विचार तो है कि इसमें समानता है, ठीक है, एकता है, ठीक है, मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो लोकतंत्र की व्यवस्था में ही होते हैं। लोकतंत्र में ही एक व्यक्ति को बोलने की आजादी होती है, लोकतंत्र में ही एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लोकतंत्र में ही एक व्यक्ति को समानता मिलती है, लोकतंत्र में ही एक व्यक्ति को एकता देखने को मिलती है। तो ये मुख्य विचार है। तो आपने बता दिया। अब बताना है नीचे ये लिख के कि ये सभी कारण एक राष्ट्र में समर्थनों का कारण है, कि ये जितने भी विचार है ना, ये सभी एक राष्ट्र में समर्थनों के मेन यानी कि मुख्य कारण है। अब हम क्या बोला है, सबसे पहले अब क्या करना है कि इसकी हेडिंग, क्योंकि इसने देखो लास्ट बोला है विश्लेषण करने के लिए, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको विश्लेषण करना ही करना है। तो विश्लेषण करना है तो क्या बोला है, समानता। तो समानता क्या बना लेनी है आपको, हेडिंग। और हेडिंग बनाने के बाद देखो क्या बोला है कि लोकतंत्र में राष्ट्र के व्यक्ति को पूर्ण रूप से समानता का अधिकार होता है। समानता क्या है तो सुनो, जिसमें पुरुष, स्त्री, धर्म, रंग, वर्ग सभी को एक समान होते हैं, सभी के एक समान होते हैं। तो लोकतंत्र में समानता का मतलब ये होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री हो, पुरुष एक समान देखे जाएंगे, ठीक है, रंग रूप अलग हो लेकिन फिर भी उनको एक समान अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। तो एक समानता यानी कि जो इक्वलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में ही प्राप्त हो सकती है। तो पहले तो आपको समानता एक्सप्लेन कर दो। अब अगले पॉइंट में आपको इन सभी को, एकता को एक्सप्लेन करना है, मौलिक अधिकार को, स्वतंत्रता को और व्यक्ति को। इन पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलिए, आपका जो क्वेश्चन है वो दी एंड हो जाएगा और 5 नंबर पूरे आप उठा लोगे, ठीक है। कैसे लिखना है ये भी मैं बता दूं। ये आगे के पॉइंट्स जिनको आपको लिखना है कैसे, देखिए बहुत सिंपल और साधारण तरीके से लिखना है, ये नहीं और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है एग्जाम में कि भैया अरे मैं जल्दी जल्दी बहुत सारा लिखूं, 5 नंबर का हो, नहीं, 5 नंबर का है, ठीक है। साइंटिफिक तरीका अपनाओ और उतना लिखो जितना पूछा जा रहा है, अंधाधुंध कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, और इतना भी मत बनाओ कि देखने में लगे कि हाँ इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया है ना। तो देखो सारे पॉइंट जो मैंने बताया था कि जितने भी नीचे के पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट की कीवर्ड्स मतलब आपको क्या बनानी है, हेडिंग। अब अगला पॉइंट था क्या, एकता। तो देखो एकता क्या है कि एकता यहाँ बोला गया कि लोकतंत्र में मुख्य और महत्वपूर्ण बात है। एकता देखा जाए तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे देखो हम सभी एकता का भाव इस, और हम सब में एकता का जो भाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। हम ठीक है कि एकता की जो बात है वो हमें सभी में, ठीक है, हम सभी में एकता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे उत्तरी राज्यों में रहने वाला व्यक्ति दक्षिण भारत के समुदाय भाषा के आधार पर अलग होता है, लेकिन फिर भी वह भारतीय कहलाता है। यही है हमारी आपसी एकता। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है, सब चीजें। उत्तरी भारत में भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय कहलाते हैं।
हम सब मित्रतापूर्ण संबंध से रहते हैं। यदि हम वहाँ जाएं तो हमसे बहुत अच्छे से व्यवहार होता है, बात करते हैं वहाँ के लोग। हम अगर वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो हमें उनकी संस्कृति, कल्चर्स बहुत प्यारा लगता है। तो ये सब क्या है, ये हमारी एकता ही तो है जो हमें एक दूसरे को में बांध के रखी हुई है। तो इस तरीके के पॉइंट्स को लिखना है जो देखने में अट्रैक्टिव और अच्छा लगे। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। अब लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में अगर लोग बाग सबसे ज्यादा समर्थन करते हैं कि लोकतंत्र देश का, लोकतंत्र राज्यों का, तो वो क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं। अब मौलिक अधिकार जैसे कि मौलिक आधारित, ठीक है, अब देखिए बोला मौलिक अधिकार जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है, ये अनुच्छेद 12 से 35 है। हमारे संविधान में 12 से 35 मूल अधिकारों का विश्लेषण किया गया है, जिसके अंतर्गत ये शर्त के रूप में बताया गया है और पूरी तरीके से गारंटी दी गई है कि जो भी व्यक्ति भारतीय है उसे धार्मिक, ठीक है, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तीनों ही स्तरों पे पूरी स्वतंत्रता है। संविधान रूप से ये वो अधिकार हैं जो नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने, भारत में कहीं भी बसने, बोलने की आजादी देते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि 5 नंबर में आपको बस उसका विश्लेषण करना है, तो इसलिए आपको मेन पॉइंट लिखना होगा। तो इसीलिए आप बस वही लिखो कि ये है क्या। तो मूल अधिकार 12 से 35 जरूर लिखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपने देखा होगा मैंने कहीं कहीं पर ना अंडरलाइन की हुई चीजों को, तो आप अपने आंसर में ना, आंसर लिखते समय उन चीजों को अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अच्छे आंसर राइटिंग में ये भी देखा जाता है कि बच्चा किन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा है। और जब आप एग्जामिनर को ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देते हो बेटा, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर खुश हो जाएगा और अपने नंबर बिना ज्यादा पढ़े भी देगा, क्योंकि वो देखेगा बच्चे ने एक तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया की हुई है, दूसरा उसने मेन चीजों को अंडरलाइन करके समझाया भी है। तो ये ना बेटा एक बहुत अच्छी राइटिंग की कला होती है। और मैं इस वीडियो में, इस क्लास में, अदिति क्लासेस में मैं सभी बच्चों को यही तो सिखाता हूँ कि लिखना कैसे है। क्योंकि देखो पढ़ने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं। आप लास्ट के 3 से 4 दिन में सिलेबस खींचते हो, एक हफ्ते पहले सिलेबस खींचते हो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस आप करते ही नहीं हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लिखने की प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन रिवीजन नहीं करते हो, तो रिवीजन कैसे करें? रिवीजन 10th के बच्चे सिर्फ और सिर्फ लिख के करें, यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई बच्चा सोचे एक दिन पढ़ के वो बहुत अच्छे नंबर मार लेगा, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ कहने की बात होता है, रिजल्ट डमाडोली रहता है। तो बस अब आपको इसी तरीके से क्या करना है, चीजों को प्रेजेंटेशन करते चले जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही लिखते चलने हैं। सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन होंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी के जो एक पॉइंट रह गया वो भी आपको ऐसे ही करना है और वहां अपने आंसर को समाप्त कर देना है। दैट्स इट। एक बार फिर से अगर आपको रिवीजन करना हो तो मेरी पहले की वीडियो कैसे लिखें एक अच्छा उत्तर, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, ये आप देख लो, आपको और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।